नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस में। ओके, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारे चैनल पर आगामी 2 सितंबर को होने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की एमकॉम परीक्षा की प्रिपरेशन चल रही है। ओके, CUET की एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा चल रही है जो 2 सितंबर को ये आपका परीक्षा है। ठीक, तो उसी के संबंध में देखिए 1 डे 1 यूनिट सेशन हमारा चल रहा है। तो देखिए कल की क्लास में मैंने करेंसी एंड बैंकिंग के क्वेश्चंस कराए थे, लेकिन बट ड्यू टू सम रीज़न मेरे को बीच में से क्लास छोड़ के जाना पड़ा था। तो कल देखिए 70 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। आज देखिए उसके ऊपर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आज देखिए करेंसी एंड बैंकिंग की हमारी सेकेंड नंबर की क्लास है। ओके, और एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना चाहूँगा कि देखिए, एक सेकेंड, अगर आप लोगों को CUET में CUET का पार्ट ए जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे आपके, पार्ट बी जिसमें 75 क्वेश्चन आएंगे आपके, और प्रैक्टिस सेट जिसमें 3 प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड करा रहा हूँ आप लोग को। अगर इसकी PDF आप लोग को चाहिए पूरे के पूरे यूनिट्स की, ओके, तो आप लोग इस नंबर पे 9682224406 पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ओके, व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके, तो देखिए जैसे कि सब आप लोग जान रहे हैं कि कल 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे है। तो उससे संबंधित देखिए हमारे चैनल पर एक ऑफर चल रहा है कि जितनी भी CUET की एमकॉम की PDF है, ठीक, CUET एमकॉम की PDF है, वो सारी की सारी PDF मात्र 99 रुपीज़ में आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन ये ऑफर याद रखिएगा सिर्फ 15 अगस्त की रात के 12 बजे तक ही है। रात के 12 बजे तक ही ये ऑफर है, याद रखिएगा, 15 अगस्त की रात के 12 बजे तक। उसके बाद से प्राइस अपने आप हाइक हो जाएगा, मतलब प्राइस में वृद्धि हो जाएगी। तो अगर आप लोग को PDF चाहिए तो कल तक मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि ले लें पूरी की पूरी CUET एमकॉम की PDF 99 रुपीज़ में ही अवेलेबल हो जाएगी। बहुत से बच्चों ने इस ऑफर का लाभ उठाया और लगभग 20 से 25 बच्चों ने PDF ले लिया है। तो इसीलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप अभी तक PDF आप लोग लिया नहीं है तो जल्दी से जल्दी PDF ले ले। सिर्फ 99 रुपीज़ में पूरी CUET एमकॉम की PDF आप लोगों को मिल जाएगी, पार्ट ए, पार्ट बी और प्रैक्टिस सेट के साथ। ओके, इसके लिए आप लोग देखिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हमारा देखिए व्हाट्सएप नंबर है 9682204406। तो इसीलिए कल रात के 12 बजे तक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा PDF ले लें। सिर्फ 99 रुपीज़ में ही आप लोगों को पार्ट ए की पूरी PDF, पार्ट बी की पूरी PDF और प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। ओके, तो चलिए देर न करते हुए अब हम लोग अपनी करेंसी और बैंकिंग की क्लासेस को शुरू करते हैं। तो आज का देखिए विद्यार्थियों हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है, क्योंकि कल हम लोग की क्लासेस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 70 तक सॉल्व कर लिया था। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 71 से सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। न्यू क्लासिकल थीरीज, जिसको नियो क्लासिकल थीरी भी कहा जाता है, वर एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन, इसको मतलब इसको क्या अटेम्प्ट करने के लिए एक्सप्लेन किया गया था। ओके, वाई पॉलिसी चेंजेस दैट आर परसीव्ड एज परमानेंट हैव मोर ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन पर्सनस बिहेवियर। ये देखिए एक की पॉइंट है, इसको मार्क करिएगा, ऑन पर्सनस बिहेवियर देन पॉलिसी चेंजेस दैट आर viewed as temporary. Okay, an increase in growth rate of real output in the 1950s, the stagnation of the 1970, how unemployment could be the persisted for so long that great depression। तो इसको ऑप्शन देखिए पहला वाला ही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए जो पॉलिसी चेंजेस होती है इसको ऐसा महसूस किया जाता है कि ये परमानेंट आपका पर्सन्स के बिहेवियर पे असर डालती है। ओके, भले आपका जो पॉलिसी चेंज हो रहा हो वो टेम्परेरी हो रहा हो, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट पड़ता है पर्सन्स के बिहेवियर पर वो परमानेंट होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। सपोज द मनी सप्लाई एंड द प्राइस लेवल आर कांस्टेंट, यानी कि देखिए मनी सप्लाई और प्राइस लेवल दोनों आपका कांस्टेंट है। ठीक, द डिमांड फॉर मनी इज अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और डिमांड जो मनी की हो रही है ये आपकी देखिए क्रिया है, फंक्शन है किसका, इनकम और इंटरेस्ट रेट का। when the income level increases there is a, okay आइए चेक करते हैं, an increase in the quantity of money demanded
एंड एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड एंड अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिक्रीज कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि डिक्रीज देखिए इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ देखिए सवाल में लिखा था डिमांडेड फॉर मनी फंक्शंस इज मनी इज़ अ फंक्शंस ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ सब जानते हैं जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उस चीज़ का वैल्यू भी बढ़ता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट कभी डिक्रीज हो ही नहीं सकता है। तो ये ऑप्शन ही देखिए गलत है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा। तो यहाँ देखिए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा था, बट अभी आगे के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अ डिक्रीज इन क्वांटिटी, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ये भी देखिए गलत है। अ डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी कैसे डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ देखिए फंक्शंस ऑफ इनकम, ये भी देखिए डिमांड पे बेस्ड है, यानी कि ये भी इंक्रीज करेगा, तो ये भी गलत है। यानी कि आपका देखिए क्या बोलते हैं, एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मनी भी बढ़ेगी आपकी, और इंक्रीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि दोनों देखिए डिमांड से प्रभावित हो रहे हैं। और डिमांड में सब जानते हैं कि अगर डिमांड किसी भी चीज़ की बढ़ती है तो उसकी वैल्यू भी अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो इसीलिए देखिए इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, अ डिफरेंस बिटवीन किन्स एंड फ्रीडमैन्स मनी डिमांड रिलेशनशिप इज, यानी कि किन्स और फ्रीडमैन की जो मनी डिमांड की थ्योरी है उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। क्लियर। तो फ्रीडमैन मनी डिमांड डिपेंड्स ऑन परमानेंट इनकम बट इनकम हैज़ लिटिल इफेक्ट विथ किन्सियंस मनी डिमांड। सेकेंड देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, किन्सियंस मनी डिमांड डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल करेक्ट है। जो किन्सियंस मनी डिमांड डिपेंड करता है वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है, बट इंटरेस्ट रेट हैव लिटिल इफेक्ट विथ फ्रीडमैन्स मनी डिमांड, यही देखिए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ क्या करना है, अब मैच करना है। तो पहले देखिए किन्स इक्वेशंस ऑफ मनी डिमांड, कैम्ब्रिज इक्वेशन ऑफ मनी डिमांड, बॉमल्स इक्वेशंस ऑफ मनी डिमांड और ट्रांजैक्शंस डिमांड फॉर मनी। इसको अब इन फॉर्मूलों के साथ क्या करना है, मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए आपका है किन्स इक्वेशंस मनी डिमांड, तो इसका देखिए फॉर्मूला पहला वाला ही बन जाएगा। दूसरा देखिए आपका बोला था कैम्ब्रिज इक्वेशन ऑफ मनी डिमांड, इसका देखिए दूसरा वाला बन जाएगा। फिर उसके बाद से देखिए बॉमल्स इक्वेशंस ऑफ मनी डिमांड, ये भी देखिए इसी का बन जाएगा, यानी कि देखिए सारा फॉर्मूला सीधे सीधे दिया था। तो 1 2 3 4 किस में दिख रहा है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी विल बी टोटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके। क्रेडिट क्रिएशन वेरीज इनवर्सली विथ CRR, credit creation varies positively CRR, bond price and interest rates inversely related, bond price interest rate are positively related। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है वो आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या था कि क्रेडिट क्रिएशन वेरीज इनवर्सली विथ CRR, तो ये देखिए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि CRR देखिए जब आपका बढ़ेगा, याद रखिएगा जब CRR आपका बढ़ेगा तो क्रेडिट क्रिएशन हमेशा याद रखिएगा घटेगा। जब CRR आपका बढ़ता है तो क्रेडिट क्रिएशन हमेशा घटता है, क्योंकि इन्वर्सली शो करता है, क्योंकि रेट जब बढ़ेगा आपका ब्याज का, ठीक, CRR का जब रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बैंक, कमर्शियल बैंक को RBI के पास ज़्यादा कैश डिपॉजिट कराना पड़ेगा, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक की जो लोन देने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो जब कमर्शियल बैंक की लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली क्रेडिट क्रिएशन भी कम होगा। तो 1 स्टेटमेंट देखिए बिल्कुल करेक्ट है। ये देखिए पॉजिटिवली रिलेशन ही नहीं होता है, तो ये देखिए गलत हो जाएगा। बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट आर इन्वर्सली रिलेटेड, ये भी देखिए बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए एंड 3 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, मैच कराना है इसको भी, तो ध्यान दीजिएगा फिर मैच करते हैं, ओके। तो देखिए लिस्ट 1 टाइप्स ऑफ पॉलिसी और लिस्ट 2 मेजर्ड यूज्ड, ओके। तो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी और फिर कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। अब यहाँ पे दिया आपका सेल सिक्योरिटीज थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इन टैक्सेस, तो ये देखिए फिजिकल पॉलिसी, ये मॉनेटरी पॉलिसी है। रिड्यूस ऑफ CRR एंड लोअरिंग ऑफ बैंक रेट, ये देखिए आपका मॉनेटरी पॉलिसी। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और लोअरिंग ऑफ टैक्स, फिजिकल पॉलिसी। क्लियर। तो अब इसको देखिए हमको मैच करना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए दिया था आपका एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, ओके। तो ये देखिए आपका इसी के साथ जाकर मैच हो जाएगा, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और लोअरिंग ऑफ टैक्स। फिर उसके बाद से देखिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी,
तो ये बढ़ाना है तो ऑब्वियसली आपको सीआरआर अपना रिड्यूस करना पड़ेगा और बैंक रेट भी घटाना पड़ेगा। तो ये आपका देखिए बी हो जाएगा इसमें। फिर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये आपका देखिए क्या बोलते हैं 1 नंबर पे यहाँ चला जाएगा, क्योंकि ये देखिए आपका क्या बोलते हैं सिक्योरिटीज़ के सेल से संबंधित है। और कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी, तो फिजिकल पॉलिसी ये देखिए इसमें हो गया, तो ये आपका डी पॉइंट हो गया, ये सॉरी ये सी होगा और ये आपका डी हो गया, यानी कि सी आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा यहाँ पे 4 3 1 2, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 77, अब देखिए क्या कह रहा है आपसे। तो देखिए फंक्शंस और ये इंस्ट्रूमेंट, आइए मैच करते हैं। तो आरबीआई बाइज और सेल्स गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी, देखिए जब आरबीआई द्वारा भारत सरकार के सिक्योरिटीज़ को खरीदा या बेचा जाता है वो आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू होता है, तो यानी कि ऑप्शन बी देखिए इसमें आ जाएगा। ओके, ऑपरेट्स थ्रू रिजर्व रेपो ऑक्शंस एंड रेपो ऑक्शन, तो ये देखिए जो आपका होगा वो होगा आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से, यानी कि इसमें, तो ये आपका हो जाएगा 3 नंबर। फिर मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट बैंक हैव टू मेंटेन इन फॉर्म ऑफ गोल्ड्स, कैश, गवर्नमेंट और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़, तो देखिए जब बैंक अपने पास एक मिनिमम डिपॉजिट रखती है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, कैश या किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में, वो आपके एसएलआर रेट से रखती है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और द मिनिमम अमाउंट फंड्स दैट बैंक हैव टू कीप विद द आरबीआई, वो आपका सीआरआर होता है, यानी कि 1, तो 2 3 4 1 विल बी करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज एन एक्टिविटी बाय सेंट्रल बैंक टू बाई और सेल कमर्शियल पेपर इन ओपन मार्केट, तो देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अभी जस्ट ऊपर हम लोग देखें कि इसमें सेंट्रल बैंक, यानी कि मान लीजिए भारत में ही बात की जाए तो आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट के जितने भी सिक्योरिटीज़ होते हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, उनको ओपन मार्केट में खरीदता और बेचता है। फिर एम टू ओपन मार्केट ऑपरेशन इज टू कंट्रोल द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट एंड सप्लाई ऑफ बेस मनी एंड इकोनॉमिक हार्ट, तो ये देखिए इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, और इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि आरबीआई, और आरबीआई देखिए किसका किस मार्केट का हेड होता है, आरबीआई देखिए जो होता है आपका मनी मार्केट का हेड होता है, और मनी मार्केट आपका देखिए शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, ठीक, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट की बात करें, यानी कि इसका ऑप्शन देखिए बोथ 1 and 2 विल बी करेक्ट। 79 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द LAF, यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ओके, इन इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी, इट इन्फ्लुएंसेस द वॉल्यूम ऑफ लिक्विडिटी इन द मनी मार्केट, बिल्कुल करेक्ट है। ये देखिए आपका जो वॉल्यूम होता है मनी का, ठीक, उसको इन्फ्लुएंस करता है, बिल्कुल करेक्ट है। इट इस्टेब्लिश शॉर्ट टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेल्स रेट, ये भी करेक्ट है, क्योंकि देखिए LAF जो होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा होता है, और ये किसके द्वारा अप्लाई होगा, ऑब्वियसली आरबीआई द्वारा। आरबीआई फिर देखिए आपका क्या बोलते हैं, मनी मार्केट का कंट्रोलर होता है, और मनी मार्केट को हम लोग शॉर्ट टर्म मार्केट कहते हैं, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस एन इंक्रीज इन द CRR, व्हाट डज इट मीन, यानी कि जब आरबीआई जब मॉनेटरी पॉलिसी का डिक्लेरेशन करता है तो उस समय देखिए जब वो CRR को इंक्रीज करने की बात करता है, बढ़ाने की बात करता है, तो इसका अर्थात क्या होता है, क्लियर। द कमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लैंड, यानी कि तब कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा होगा लोन देने के लिए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल हैव लेस मनी टू लैंड, या आरबीआई के पास कम पैसा होगा कमर्शियल बैंक को लोन देने के लिए या सरकार को लोन देने के लिए। द यूनियन गवर्नमेंट विल हैव लेस मनी टू लैंड, या जो यूनियन गवर्नमेंट होगी यानी कि केंद्र सरकार होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसके पास कम पैसा होगा लोन के लिए, ठीक। तो देखिए आरबीआई जो अपने मॉनेटरी पॉलिसी का डिक्लेरेशन करता है, याद रखिएगा आरबीआई जब अपने मॉनेटरी पॉलिसी का डिक्लेरेशन करता है उसका सीधा सीधा प्रभाव कमर्शियल बैंक्स पर पड़ता है। हमेशा याद रखिएगा आरबीआई जब भी अपने मॉनेटरी पॉलिसी का डिक्लेरेशन करेगा उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा कमर्शियल बैंकों पर,
ठीक। तो अगर आरबीआई, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर सीआरआर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास ज़्यादा कैश डिपॉजिट कराना पड़ेगा, जिससे देखिए उनके लोन देने की जो क्षमता होगी वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए ऑप्शन ए विल बी टोटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिक ऑब्जेक्टिव यानी कि आधारभूत उद्देश्य क्या होता है। टू कंट्रोल डिफिसिट ऑफ बजट, ये कभी नहीं होता, ये याद रखिएगा, ये फिजिकल पॉलिसी का हिस्सा है। टू कंट्रोल डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये भी फिजिकल पॉलिसी का हिस्सा है। टू कंट्रोल कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, यही बनेगा, क्यों, क्योंकि देखिए मनी को ही डायरेक्ट अफेक्ट करता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी, याद रखिएगा, तो इसीलिए बनेगा। लास्ट वाला देखिए था टू कंट्रोल पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी देखिए आपका, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, ये सब देखिए आपका जो होता है ये फिजिकल पॉलिसीज का हिस्सा होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। Which of the following measure would result in an increase in the money supply in the economy, यानी कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करने का कौन सा इसमें से मेजर है आपको बताना है। तो परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक, डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक, बोरोइंग द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पूछा कौन सा करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान लगाइए, आप लोग इजीली आंसर कर लेंगे कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए। जल्दी जल्दी आंसर करिए, देखता हूँ। चलिए देखिए मैं ही बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ था परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक, यानी कि ये देखिए इससे क्या होगा, जब जो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देखिए जो आरबीआई पब्लिक को बेची रहती है, ठीक, तो वो आरबीआई क्या करता है, उनसे वो सिक्योरिटीज़ खरीदने लगता है। तो आरबीआई देखिए सिक्योरिटीज़ परचेस करेगा, उसके बदले में उनको देखिए मनी देगा। तो इससे क्या होगा, सप्लाई ऑफ पब्लिक के पास पैसा जाएगा, और जब पब्लिक के पास पैसा जाएगा तो ऑब्वियसली सप्लाई ऑफ मनी क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये स्टेटमेंट और ये देखिए डायरेक्ट गलत हो गया। इस तरह से भी आंसर करने की आप लोग परीक्षा में कोशिश किया करिए कि जो गलत सही हो उसको पहले पिक कर लो, जो गलत दिखे तुरंत उसको काट दो। इससे आंसर में जैसे आप लोग कहीं एक दो ऑप्शन में फंसेंगे तो वो आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक। अब ये देखिए अगर मान लीजिए आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा और आप ले जाकर बैंक में उसको डिपॉजिट कर दे रहे हैं, तो इससे देखिए आपके पास से पैसा जाकर बैंक के पास चला गया, तो यानी कि देखिए सप्लाई ऑफ मनी क्या हो गई, घट गई। जब तक पब्लिक के पास पैसा नहीं आता तब तक सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज नहीं होती है। तो देखिए आपका पैसा बैंक के पास जाकर जमा हो गया, दैट मीन सप्लाई ऑफ मनी घट गई। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रल बैंक, ये देखिए इससे भी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ता है। जब आपका सरकार क्या बोलते हैं सेंट्रल बैंक से पैसा लेती है तो देखिए अन्य विभिन्न परियोजनाओं में देखिए वो निवेश करती है, जिससे कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ता है। तो ऑप्शन 3 भी बिल्कुल करेक्ट, यानी कि 1 और 3 देखिए क्या होगा, टोटली करेक्ट होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए अब ध्यान से, आपसे क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। ओके, रिजर्व रिक्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। तो रिजर्व रिक्वायरमेंट कैन बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इज यूज्ड एज अ टूल टू इन्फ्लुएंस द कंट्रीज बोरोइंग एंड इंटरेस्ट रेट्स। ओके, तो जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी आंसर करिए, देखता हूँ कितने बच्चे इसका आंसर कर पा रहे हैं कि रिजर्व रिक्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका। ठीक, तो चलिए आइए देख लेते हैं। रिजर्व रिक्वायरमेंट कैन बी यूज्ड एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखिए सीआरआर, एसएलआर ये सब क्या है, रिजर्व के रूप में ही तो काम करता है। दूसरा देखिए रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इज यूज्ड एज ए इन्फ्लुएंस द कंट्रीज बोरोइंग एंड इंटरेस्ट रेट, ये भी देखिए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखिए सीआरआर अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो कंट्री की बोरोइंग रेट है वो देखिए अपने आप क्या होगी, घट जाएगी, और जब सीआरआर घटेगा या एसएलआर घटेगा तो कंट्री की बोरोइंग रेट अपने आप इंक्रीज कर जाएगी। तो इसीलिए देखिए ये डायरेक्ट उस पर इन्फ्लुएंस डालता है, तो इसीलिए बोथ 1 और 2। 84 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, द रेपो रेट इज द रेट एट विच अदर बैंक बोरोज फ्रॉम द आरबीआई, बिल्कुल करेक्ट है। जब शॉर्ट टर्म के लिए कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है तो जिस रेट पे लोन लेता है उसी को रेपो रेट कहा जाता है। अ वैल्यू ऑफ 1 फॉर जीनी कोफिशिएंट इन अ कंट्री इम्प्लाइज दैट देयर इज अ परफेक्टली इक्वल इनकम फॉर एवरीवन इट्स पॉपुलेशन, ये बिल्कुल गलत है, तो सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 85 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी कि LAF operations helps the RBI to effectively transmit interest rate signals to the market। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि RBI देखिए LF को मेंटेन करता है। अंडर द रेपो और परचेज ऑप्शंस बैंक बोरो मनी फ्रॉम द RBI via the sales of securities with an agreement to purchase the securities back at the fixed rate at a future। ये भी देखिए बिल्कुल करेक्ट है, तो यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते 86 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, if the RBI decides to adopt an expansionist monetary policy which of the following would not to do। याद रखिएगा नॉट का क्वेश्चन है ये, तो नॉट वाले क्वेश्चंस में थोड़ा दिमाग लगाया करिए। कट CRR एंड ऑप्टिमाइज SLR, इंक्रीज मार्जिनल सेफ्टी फैसिलिटी MSF, कट बैंक रेट एंड इंक्रीज रिजर्व रेपो रेट, या तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए फिर से ये ऑप्शन चल लेते हैं, कट CRR एंड ऑप्टिमाइज SLR, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि दोनों पे इक्वली प्रभाव पड़ना चाहिए। इंक्रीज मार्जिनल सेफ्टी, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। यहाँ पे CRR देखिए कट नहीं होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, तो इसीलिए ये बिल्कुल करेक्ट है। और कट बैंक रेट ये भी गलत है, कट नहीं इंक्रीज होना चाहिए। एक्सपेंशन की बात हो रही नहीं है, एक्सपेंशन मतलब बढ़ाना, तो बढ़ेगा कैसे, जब कोई चीज़ आप इंक्रीज करेंगे, जब उसको आप कट कर देंगे तो कहाँ से वो बढ़ेगा। तो इंक्रीज का पॉइंट देखिए सिर्फ MSF में था, तो इसलिए ऑप्शन 2 विल बी ओनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, Which of the following is not related to the selective controls of the central bank? Okay, selective controls of central bank से related क्वेश्चन है जो उसका selective control नहीं है, याद रखिएगा नॉट पूछा है, ठीक। मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑन सिक्योरिटी परचेस ये होता है, ये करेक्ट ऑप्शन है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ रीपेइंग कंज्यूमर्स लोन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मिनिमम डाउन पेमेंट ऑन पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए आप लोग के वहीं कोई लोन लेने जाता होगा तो कहते हैं, कितने लोग देखिए असमर्थ होते हैं पेमेंट करने में, तो वो कहते हैं कि मिनिमम EMI रखा करिए, तो बैंक मान जाता है क्योंकि उनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। मैक्सिमम डाउन पेमेंट ऑन कंज्यूमर्स लोन, यही देखिए गलत है, तो इसीलिए इसका आंसर यही बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम डाउन पेमेंट थोड़ी ना होता है। डाउन पेमेंट इंसान हमेशा चाहता है मिनिमम से मिनिमम हो। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, Consider the following statement. Buying and selling of the eligible securities by RBI of India is an important features of open market operations। बिल्कुल करेक्ट है कि ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस में देखिए RBI क्या करता है, सेल और परचेज करता है सिक्योरिटीज़ को, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस इन्फ्लुएंस द वॉल्यूम्स ऑफ लोन एंड एडवांसेस मेड बाय द कमर्शियल बैंक, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन 1 एंड 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है तो ध्यान से पढ़िएगा। असर्शन देखिए क्या कह रहा है, द रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन अ डेवलपिंग कंट्री, जैसे भारत है, इन अ डेवलपिंग कंट्री इज जनरली इज टू अचीव ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, बिल्कुल करेक्ट है असर्शन। इट मेक्स अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट टू पब्लिक एट चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी देखिए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में देखिए यही चीज़ सोचा जाता है कि ब्याज कम से कम रखा जाए ताकि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा लोन उठा सके। तो देखिए ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, दोनों मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा कि ए आर, एक सेकेंड माफ़ करिएगा मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे ए ट्रू लेकिन आर यहाँ नेगेटिव था, तो नेगेटिव रिलेशन है ही नहीं, यहाँ पे डी बनेगा, बोथ ए एंड आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रोल्स, बैंक इशू, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, सुपरविजन ऑफ ब्रिंग साउंड बैंकिंग, बैंकर टू गवर्नमेंट। तो विच ऑफ द रोल ऑफ गिवन एबव इज आर द फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ RBI। तो RBI देखिए बैंक ऑफ इशू होता है, बिल्कुल करेक्ट है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट होता है, बिल्कुल करेक्ट है, और क्रिएशन ऑफ क्रेडिट हमेशा याद रखिएगा कमर्शियल बैंक होता है, लेकिन कंट्रोलर जो होता है वो RBI होता है, बिल्कुल करेक्ट है। सुपरविजन टू ब्रिंग साउंड बैंकिंग, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, और ये सरकार का बैंक होता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बैंक रेट इज द रेट at which RBI lends to the commercial bank through its discount window to help the banks meet depositor demand and reserve requirements। ओके, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बैंक रेट देखिए क्या होता है, ये RBI देखिए कमर्शियल बैंक को इस पर लोन देता है, ठीक, इसको डिस्काउंट विंडो भी कहा जाता है। इससे बैंक क्या करते हैं, अपने डिपॉजिटर की डिमांड या उनकी जो कमर्शियल बैंक की रिजर्व की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा कर लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, बैंक रेट इम्पोज्ड बाय द RBI इज स्टेबल एंड नॉट चेंजेस विथ मार्केट कंडीशंस, ये बिल्कुल गलत है। हर 2 महीने पे देखिए जब RBI अपने मॉनेटरी पॉलिसी का डिक्लेरेशन करता है तो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से जो रेट होती है बैंक रेट की उसमें परिवर्तन होता रहता है, तो इसीलिए सिर्फ इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
92 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। तो मीट SLR, कमर्शियल बैंक कैन यूज कैश ओनली, बिल्कुल गलत है ये। SLR के लिए देखिए कमर्शियल बैंक गोल्ड, कैश, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज किसी में भी वो अपने पास रिजर्व के रूप में रख सकता है। ओके, SLR का याद रखिएगा मिनिमम परसेंट होता है 18, ये मिनिमम SLR का होता है। और CRR का याद रखिएगा हमेशा होता है मिनिमम 3%। इसके ऊपर वो देखिए RBI अपने मॉनेटरी पॉलिसी में घटा बढ़ा सकता है, लेकिन मिनिमम इतना होता है, ये याद रखिएगा। SLR इज मेंटेन बाय द बैंक्स विद देमसेल्फ, बिल्कुल गलत, सही है ये। गोल्ड, पेपर, अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कैश सब फॉर्म में वो अपने पास ही रिजर्व के रूप में वो रख सकता है। SLR रिस्ट्रिक्ट द बैंक लिवरेज इन पंपिंग मोर मनी इनटू द इकोनॉमिक, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो 2 और 3 देखिए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए SLR ही देखिए रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है बैंक की लिवरेज पे। ठीक, अगर SLR बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बैंक को अपने पास ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा, तो ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा तो ऑब्वियसली लोन कम देगा। तो ये देखिए उसके जो क्या बोलते हैं, पंपिंग मोर मनी इनटू इकोनॉमी। तो अगर SLR कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा पैसा था, मोर मनी वो पंप करेगा इकोनॉमी में। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, बैंक ऑफ इंडिया आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टन रेशियो बिटवीन दियर रिस्की एसेट्स, याद रखिएगा रिस्की एसेट्स लाइक NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एंड कैपिटल विच इज़ नोन एज कैपिटल एक्विडिटी रेशियो, यानी कि इसका ऑप्शन देखिए डी बनेगा, कैपिटल टू रिस्क वेटेज एडुकेशी रेशियो, यही इसका आंसर होता है। हमेशा याद रखिएगा जो बैंक होते हैं भारत में उनको देखिए रिस्क और कैपिटल के बीच में क्या बोलते हैं, जो रिस्की एसेट्स होते हैं और जो कैपिटल के बीच का जो रेशियो होता है वो मेंटेन करना पड़ता है, जिसको हम लोग कैपिटल टू रिस्क वेटेज एडुकेसी रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 94, consider the following objectives, okay, to restrict the expansion of bank credit, to augment the investment of the bank in government securities, to ensure solvency of bank। तो which of the objective given above are in the main objective of SLR, यानी कि SLR का इसमें से मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपको वो बताना है। तो टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट, अभी जस्ट ऊपर समझाया हूँ, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि SLR देखिए बैंक के लोन देने की क्षमता को घटाता बढ़ाता है। दी ऑग्यूमेंट द इन्वेस्टमेंट ऑफ बैंक्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। टू इंश्योर सॉल्वेंसी ऑफ बैंक, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द एबव। 95 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, फाइनल डिसीजन ऑफ प्रिंटिंग करेंसी इन इंडिया रेस्ट विद द, यानी कि भारत में नोट छापने का जो फाइनल डिसीजन होता है वो किसके पास होता है, तो सब जानते हैं RBI के पास होता है। 96 देखिए आपसे क्या कह रहा है, आप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया the cash reserve requirement is between 3% to 5% of the total demand and time deposit of the commercial bank, बिल्कुल करेक्ट है। अभी बताया था मैंने ना थोड़ी देर पहले, जो CRR देखिए वो मिनिमम 3% है हमारे इंडिया में, ठीक, और मैक्सिमम याद रखिएगा 15%। दूसरा पॉइंट देखिए अब, इन इंडिया द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो नॉट लेस देन 25%, ये गलत है, 25 नहीं 18% होता है, याद रखिएगा। मिनिमम आपका जो SLR है वो 18% होना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। तो याद रखिएगा SLR मिनिमम आपका 18% होना चाहिए, ना कि 25%, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। मिनिमम 18% SLR होता है और मैक्सिमम 40% होता है, ठीक, याद रखिएगा SLR मिनिमम 18%, मैक्सिमम 40%, CRR मिनिमम 3% और मैक्सिमम 15%। तो ऑप्शन 2 विल बी रॉन्ग और ऑप्शन 1 टोटली करेक्ट, तो इसीलिए इसका आंसर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस one of the measures taken by the RBI in order to control credit expansions in the economic means, यानी कि जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है वो RBI द्वारा मनी को कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ठीक। तो ये किस फॉर्म में होता है, मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, सेल्स और परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यही देखिए होता है, RBI द्वारा सेल्स और परचेस किया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में, ठीक। 98 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, Which of the following committee was constituted to bring reform in the banking system of India? तो बैंकिंग सिस्टम में रिफॉर्मेशंस के लिए भारत में कौन सी कमेटी बनाई गई थी, तो याद रखिएगा बैंकिंग कमेटी के क्या बोलते हैं रिफॉर्मेशंस के लिए M नरसिम्हन कमेटी बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है,
कंसीडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। मिनिमम मार्जिन फॉर लेंडिंग अगेंस्ट स्पेसिफिक सिक्योरिटीज, बिल्कुल करेक्ट है, मिनिमम मार्जिन रखना चाहिए लोन देते समय। सीलिंग ऑन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट फॉर सर्टन पर्पज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। डिस्क्रिमिनेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन द सर्टन टाइप ऑफ एडवांसेस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन ए बी सी, मतलब 1 2 3 तीनों बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, आपसे कह रहा है व्हाट इज रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट हमेशा याद रखिएगा, एक रेट होता है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म्स के लिए लोन देती है, ठीक। तो उस लोन पे जो ब्याज लेती है, तो जिस रेट पे ब्याज लेती है उसी को रेपो रेट कहा जाता है, ठीक। तो इट इज़ द रेट एट विच आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू बैंक, बिल्कुल गलत। इट इज़ द रेट एट विच आरबीआई बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रॉम बैंक्स, ये बिल्कुल करेक्ट अब बन जाएगा इस हिसाब से। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या कह रहा है। (101) कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इंडियंस कमर्शियल बैंक, ठीक। तो द बेस रेट सिस्टम फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कमर्शियल बैंक्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 2010, तो बिल्कुल करेक्ट है। जो बेस रेट सिस्टम है वो देखिए कमर्शियल बैंक के लिए 2010 में ही आपका क्या बोलते हैं इंट्रोड्यूस किया गया था। द बेस रेट सिस्टम हैज़ enabled a more informed assessment of the transmissions of monetary policy impulse to banks lending rates, तो ये भी स्टेटमेंट देखिए बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट रेपो ऑप्शंस, ठीक है। टर्म रेपो ऑप्शंस रिफर्स टू रेपो विथ स्पेसिफाइड इन डेट ऑफ द मनी मार्केट, बिल्कुल करेक्ट है। ओवरनाइट रेपो ऑप्शंस हैव 1 डे मैच्योरिटी ट्रांजेक्शंस पीरियड इन द मनी मार्केट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि ओवरनाइट रेपो रेट ऑप्शन जो होता है वो 1 डे मैच्योरिटी ट्रांजेक्शंस पीरियड में आ जाता है। ओपन रेपो ऑप्शन हैज़ नो एंड डेट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसीलिए इसका आंसर देखिए ऑल ऑफ दीज बन जाएगा। 103 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रिंटिंग ऑफ नोट्स इज़ द मोनोपोली ऑफ आरबीआई, बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि नोट छापने का एकाधिकार आरबीआई के पास है। द वॉल्यूम ऑफ रुपीज़ कॉइन्स एंड स्मॉलर कॉइन्स आर कंट्रोल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये ऑप्शन देखिए बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि देखिए सिक्के छापने का अधिकार तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास होता है, बट उसके वॉल्यूम को कंट्रोल करने का जो अधिकार होता है ना वो उसके पास नहीं होता है। याद रखिएगा, सिक्के छापने का अधिकार क्या बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है, लेकिन उसके वॉल्यूम को नियंत्रित करने का अधिकार वो आरबीआई के पास होता है। तो इसीलिए इसका आंसर सिर्फ एक बनेगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। With the aim of containing inflation and anchoring inflationary expansions in recent time, RBI actively managed liquidity through the appropriate use of the one of the following, ठीक है। आइए देखते हैं कि RBI क्या चीज़ आपका इनमें से यूज़ करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जी बिल्कुल करेक्ट है। इंटरेस्ट सबवेंशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये गलत हो जाएगा लेकिन ये दोनों करेक्ट हो जाएगा। LAF और ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, रेपो रेट, LR सब इसमें आ जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर ये बन जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके। रेपो बिल्स आर टिपिकली शॉर्ट टर्म बिल्स, अभी थोड़ी देर पहले बताया वो रेपो रेट हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। रेपो बिल्स कैन हैव मैच्योरिटी पीरियड एज लॉन्ग एज 2 years, 2 years, ये देखिए 2 years नहीं होता है, ये 1 years होता है। याद रखिएगा, रेपो बिल्स की जो मैच्योरिटी पीरियड होनी चाहिए वो 1 साल होनी चाहिए, तो इसीलिए इसका भी आंसर सिर्फ एक बनेगा। कुछ आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज इंडिकेट अ मैकेनिज्म यूज बाय द कमर्शियल बैंक फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, ओके। यानी कि कमर्शियल बैंक क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट को क्रेडिट प्रोवाइड कराने के लिए क्या मतलब कौन से मैकेनिज्म का यूज़ करता है। कैश क्रेडिट रेशियो, डेबिट सर्विसेज ऑब्लिगेशंस, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी या स्टैट्यूट SLR का देखिए यूज़ होता है वहाँ पे। कमर्शियल बैंक जब क्रेडिट प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट को, तो ये देखिए जो मैकेनिज्म इंडिकेट करता है वो आपका SLR होता है, ओके। तो देखिए हम लोगों ने करेंसी एंड बैंकिंग के
टॉप 100 प्लस क्या बोलते हैं एमसीक्यू सॉल्व करनी है। टोटल देखिए हम लोगों ने 106 क्वेश्चंस आज के क्लासेस में सॉल्व कर लिया। ठीक, कल 70 क्वेश्चंस कल की क्लासेस में सॉल्व किया गया था और आज कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके हम लोगों ने कुल 106 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया गया। ठीक, अगर पीडीएफ देखिए आप लोगों को चाहिए तो मैं हमेशा कह रहा हूँ आप लोगों से कि कल रात के 12 बजे तक जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं CUET एमकॉम की, CUET एमकॉम की पार्ट ए एंड बी दोनों की और 3 प्रैक्टिस सेट मात्र 99 रुपीज़ में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो पीडीएफ की जानकारी के लिए देखिए आप लोग 9682204406 इस पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं कल की क्लासेस में 1 डे 1 कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे हम लोग के साथ जुड़ सकें। ठीक, तो गुड नाइट, मिलते हैं कल।